Dear students, welcome to My Group platform. This is the India's best e-learning platform initiated by the Kota's topmost faculties, right? So ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों. ठीक है, मैं अमित गुप्ता, ठीक है, बच्चों के बीच में एजी सर के नाम से फेमस हूं, फाउंडर एंड सीईओ माई ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और mygroup.com. मैं आईआईटी जेई मैथ्स गुरु, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा दोस्तों. एचओडी रहा हूं, करियर पॉइंट एंड बंसे क्लासेस कोटा जैसे इंस्टीट्यूट्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूं दोस्तों. AIR1 मैंने 2 बार पढ़ा रखा है. उसके बाद मेरा ऑथर भी हूं दोस्तों वेक्टर्स एंड 3D का. टाटा मैकग्रॉ-हिल में एक बुक आता है, काफी अच्छा, काफी पॉपुलर बुक है, वेक्टर्स एंड 3D फॉर आईआईटी जेई. तो टाटा मेरे ख्याल से इंडिया में सभी ने नाम सुन रखा होता है टाटा का, और मैकग्रॉ-हिल, ठीक है, यूएस का पब्लिकेशन हाउस है. इनका जो कोलैबोरेशन है उसका एक टाटा मैकग्रॉ-हिल, ठीक है, पब्लिकेशन हाउस बनता है. और उसमें एक बुक आती है मेरी वेक्टर्स एंड 3D फॉर आईआईटी जेई. एक और बुक आती है मेरी 100 प्रेडिक्टेड एंड कांसेप्ट्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड करके आती है. वो दिस इज द बेस्ट रिवीजन टूल. तो बहुत ही अच्छा, ठीक है, रिवीजन टूल है. और उसके बाद मैं मोटिवेटर भी हूं दोस्तों. ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप्स कर रखी है मैंने. बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ हैं. तो ऐसे ही माई गुरु वादा करता है आपसे, ठीक है, आपके रिजल्ट को सक्सेस में कन्वर्ट करने का, आपकी मेहनत को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए माई गुरु कमिटेड है. क्लियर? आपको एक गाइड मिलेगा. 2-3 चीजें समझ लीजिए जो कि डेमो में आपके साथ अभी नहीं हम लोग कर पा रहे हैं. डेमो का सिर्फ पर्पस इतना सा है दोस्तों कि आप ये समझ पाए कि किस तरह की क्लासेस आपको माई गुरु में मिलने वाली हैं, किस तरह के टीचर्स आपको माई गुरु में पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से आप टीचर्स से रूबरू होंगे, किस तरह से बोथ वे कन्वर्सेशन होगा, किस तरह से सेम टाइम डाउट क्लियरिंग माई ई गुरु कमिट करता है. क्लियर? हम लोग दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट है मैं आपको ये बताता हूं. कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, बट उसमें से वहां पे केयर नहीं है दोस्तों, सही रिलेवेंट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी या तो फी बहुत ज्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है दोस्तों वो. और दूसरी बात है, ठीक है, कि जो कोटा का इंटरैक्टिव सिस्टम है वो सिस्टम वो फॉलो नहीं करते हैं, है ना. रिकॉर्डेड हो सकते हैं या उन्होंने अपनी क्लास पढ़ा दी, उसके बाद होमवर्क के बारे में बात नहीं करते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी को मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, आपके डेली टास्क रिपोर्टिंग नहीं लेते हैं. हमारे यहां आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा जो 1-to-1 इंटरेक्शन बेसिस पे काम करेगा. आपके पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, तीनों को कनेक्ट करेगा, है ना. तो वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में रहता है गाइड. तो जैसे ये जो गाइड होगा ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एक्चुअली ये गाइड नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की तरह आपके पेरेंट्स का रोल प्ले करता है. क्योंकि जो पेरेंट्स है ना दोस्तों वो बिजी है एक्चुअली, वो अपने बहुत सारे उनके अदर, ठीक है, चीजें होती हैं, उनकी जॉब्स है या उनके घर के काम है जिसमें वो बिजी रहते हैं. तो स्टूडेंट्स आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं या बहुत लिमिटेड ध्यान दे पाते हैं. तो ये जो गाइड है ये एक तरीके से लोकल गार्जियन की तरह होगा. ये आपके पेरेंट्स का रोल प्ले करेगा, आपके मेंटर्स का रोल प्ले करेगा, आपके टीचर का रोल प्ले करेगा. ये आपकी सेल्फ स्टडी को मॉनिटर करेगा. सेल्फ स्टडी जो है आपकी सक्सेस में 50% रोल प्ले करती है. क्लियर? आप ये समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि जो सेल्फ स्टडी है, क्योंकि एक ही टीचर, मैंने ही एक 100 बच्चों की क्लास को पढ़ाया है और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उसमें से 60% स्टूडेंट सिलेक्ट भी होते हैं और 40% कई बार नहीं भी होते हैं. कोई टॉप 100 में भी आता है, कोई 100 to 500 में भी आता है, कोई 500 से 1000 में भी आता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोअर रैंक्स में भी आते हैं. तो एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि टीचर वही है, टीचर वही है दोस्तों. स्टूडेंट्स का जो सेल्फ स्टडी है, उनका जो काम करने का अपना तरीका है कहना चाहिए. बिकॉज आपको पता है सक्सेसफुल पर्सन्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली. सक्सेसफुल जो होते हैं ना दोस्तों वो अलग चीजें नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं. तो इसलिए ठीक है, वही टीचर, वही आपका एकेडमिक कैलेंडर, वही टॉपिक उतने ही दिनों में वो भी पढ़ते हैं, वही क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वो अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं. तो ये जो मीडियोकर बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर बच्चा है खास और हम जगाना चाहते हैं उसमें एक आत्मविश्वास कि तुम सक्सेसफुल हो के रहोगे. तुम्हारा क्योंकि नारा है दोस्तों जियो जेई. अपना नारा क्या है दोस्तों? जियो जेई, है ना. अगर नीट के बच्चे हैं तो वो बायोलॉजी की क्लास में जाएंगे. महेश श्रीवास्तव सर दूसरे लिंक पर बायोलॉजी की क्लास लेंगे. तो अगर इस क्लास में कोई भी नीट का स्टूडेंट बैठा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, नहीं तो आप लोग डर जाओगे. बायोलॉजी की तरह मैथ्स नहीं होती है. मैथ्स इज समथिंग यू नो डेंजरस.
तो बायोलॉजी की तरह नहीं होती है आसान सी। तो इसलिए अगर कोई भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ठीक है अच्छी स्ट्रैटेजीज वगैरह सुन ली एजी सर के साथ, अब लेकिन आपको बायोलॉजी की क्लास महेश श्रीवास्तव सर का एक अलग लिंक आया होगा, उसमें जाकर के आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैथ्स के बच्चे रहेंगे, तो मैथ्स के बच्चों के लिए अपन नारे की बात करें तो जियो जेई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पेरेंट्स भी है ना, नेक्स्ट बेटी के यहाँ पे टीचर है जिसको अपन लोग ई गुरु बोलते हैं, और नेक्स्ट एक स्टूडेंट है। तो ये जो गाइड है ना दोस्तों आपकी सारी चीजों को मॉनिटर करेगा, ये सब चीजें जानिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैं आज फर्स्ट क्लास है ना, आपका डेमो है, डेमो का फर्स्ट क्लास है, आप मेरे से रूबरू हुए, मैं आपको बता रहा हूं बेटा जेई जो है डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, आपको जेई की तैयारी ऐसे करनी चाहिए, रियली आपको ये करना चाहिए, आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, आपको 2 नोटबुक्स बनानी चाहिए, एक होमवर्क के लिए, एक क्लास वर्क के लिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा है, मैं ऑडिबल हूं क्या? अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो आपको डाउट पूछना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्लास में और बगल वाला क्या सोचेगा, है ना, क्योंकि बगल वाला भी यही सोच रहा है। इसीलिए कह रहा था ना मैं कि यस, तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली या मैं क्या बोल रहा था, आई थिंक मैं ऑडिबल हूं सभी को, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया था, आई थिंक अभी सही हो गया है ना, ठीक है ओके। तो मैं आपसे बोल रहा था ना बेटा, अगर मैं आज कहता हूं कि आपको ये करना चाहिए, अब सोचिए मैं यही आपसे 1.5 साल बाद, या जब आपके एग्जामिनेशन का 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 10 दिन पहले या 2 महीने पहले मैं एग्जामिनेशन के आपको बोलता कि बेटा जेई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था, ये डिफरेंट एग्जाम था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था, आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपको 2 कॉपी बनाना चाहिए था, आपको अच्छे से नोट्स वगैरह रिवाइज करते हुए जाना चाहिए था, तो आप बोलेगे सर ये सब तो ठीक है बट आपको पहले बताना चाहिए था। क्लियर? तो एक्चुअली ठीक है दोस्तों, फंडा क्या है कि जो चीज पहली क्लास में डिस्कस होनी चाहिए वो पहली क्लास में डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो जेई का एग्जाम है ये आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए एक डिटर्मिनेशन लाना है। जियो जेई, मुझे सोना है तो जेई के लिए सोना है, मुझे खाना है तो जेई के लिए खाना है, सब कुछ मुझे जेई के लिए करना है, ऐसा एक डिटर्मिनेशन, ऐसा डेडिकेशन रखते हुए अपने को काम करना है। सो ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे the very important topic दोस्तों, ठीक है, we can say backbone, this is backbone of 9th and 10th standard। जो ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, ठीक है, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स को बेहद पसंद होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बहुत मजा आता है स्टूडेंट्स को करने में। तो एक्चुअली ठीक है, ये 9th और 10th ये अपनी लाइफ में पहली बार 9th में एंट्री मारती है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों ये अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कब एंटर होती है? 9th स्टैंडर्ड में। और 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं बहुत मजा आता है अपने को, तो वहां पर ठीक अपन इंट्रोड्यूस करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं आपसे बोलूं ये जेई में भी यूज होगा, और इनफैक्ट ठीक है 9th और 10th के हिसाब से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को करने में बहुत मजा आता है। 11th और 12th में ठीक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आपको मैथमेटिक्स समझने में बहुत मदद करता है डियर फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट बैठक अपन बात करते हैं, अब जो जेई का जो सिलेबस है ना दोस्तों ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और पार्ट आप ऐड कर सकते हो, वेक्टर्स एंड 3D, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना दोस्तों ठीक है इट इज डील्ड इनटू 2D है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना दोस्तों वो 2 डायमेंशंस में पढ़ते हैं, और जो वेक्टर्स है ना दोस्तों ठीक है जैसा आपने देखा था अभी निशांत सर की क्लास में फिजिक्स में भी आप वेक्टर्स पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो वेक्टर्स जो है वो फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो, मैथ्स में भी पढ़ते हो डियर फ्रेंड्स। क्लियर? तो जो वेक्टर्स है वेक्टर्स एक्चुअली 3D में अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है, 3D से रिलेटेड वेक्टर्स होते हैं, तो जो 3D है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर डाल दें तो ये जो कैलकुलस है ना दोस्तों ये लगभग ये सब आपको पता होना चाहिए है ना। कैलकुलस जो है वो 35 to 40% जाता है, और ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स एंड 3D अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड कर दूं तो इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 25 to 30%, राइट। एंड अलजेब्रा जो है अगेन ठीक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ये भी 25% to 30% कवर करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री जो है ना दोस्तों ये 5 to 10% कवर करता है, लेकिन इसके वेटेज पे मत जाइए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा आपको,
ट्रिग्नोमेट्री जो है ना दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको कैलकुलस में भी काम आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको अलजेब्रा में भी काम आएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में 4 टॉपिक्स होते हैं। नंबर 1 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो कि अपन यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इसको अपन ट्रिगो फेज 1 भी बोलते हैं ना, कोटा में इसको ट्रिगो फेज 1 बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो दूसरा टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, उसको ट्रिगो फेज 2 बोलते हैं ना। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी आप चैट बॉक्स पे अपना डाउट लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी टाइम है ना मेरी क्लास में किसी भी समय अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। एजी सर की क्लास का मतलब है दोस्तों आपस की बात, मतलब मेरी क्लास में आपको कहीं पर भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं, खटाक से पूछ सकते हैं। अगर डाउट आया खटाक से पूछिए, है ना, ये नहीं सोचना है कि बगल वाला क्या सोचेगा, क्योंकि बगल वाला भी यही सोच रहा है कि बगल वाला क्या सोचेगा। क्लियर? तो अपने को कभी भी डाउट पूछने में हेजिटेट नहीं होना है, और इसीलिए मैं एक गाइड लेकर के आया हूं कि अगर कहीं पर भी आपको डाउट पूछने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वो गाइड आपको इतना कोऑपरेट करेगा, इतना कंफर्टेबल करेगा कि अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जरा भी डिस्टेंस बन रही होगी तो वो गाइड उसको रिमूव कर देगा। और ये बेहद जरूरी हो जाता है जब अपन ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे डिस्टेंस तो रहती है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे सामने नहीं है लेकिन सामने है, मतलब समझिएगा, आप सामने नहीं है लेकिन सामने है। और अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी कुछ भी छोटा मोटा हेजिटेशन आपको रहता है तो वो गाइड रिमूव कर देता है। क्लियर? तो अपन ठीक है बात कर रहे थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टॉपिक क्या था, जल्दी बोलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, थर्ड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एंड फोर्थ इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो ऑलमोस्ट कैलकुलस में यूज हो जाता है, क्योंकि जो ग्राफ है या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी फंक्शंस ही होते हैं, तो ये कैलकुलस में यूज हो जाता है, इसलिए बहुत यूजफुल होता है ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप एलिप्स एंड हाइपरबोला और सर्किल करेंगे तो वहां पर एक पैरामीट्रिक फॉर्म आता है जो कि a cos थीटा, b sin थीटा, a sec थीटा, b tan थीटा, ये सब जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं सब कुछ। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री अपनी मदद करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट भाई ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में भी आता है। अब अलजेब्रा में कहां आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस में भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हो सकता है कि sin थीटा एंड cos थीटा आर द रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री को डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के बगैर किसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना या उसके 100% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्लियर? बट इम्पॉसिबल भी एक बड़ा खतरनाक वर्ड है। अगर इम्पॉसिबल को अगर अपन ठीक है स्पेल करें, बट एक मजेदार किस्सा याद आ रहा है, मतलब बड़े मजेदार चीज याद आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ठीक है, इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है एक्चुअली, ठीक है, ये भी बड़ा मजेदार वर्ड होता है। ये खुद इम्पॉसिबल जो है ना चिल्ला चिल्ला के बोलता है आई एम पॉसिबल, मतलब दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप एजी सर के स्टूडेंट हो और अगर आपको माई ई गुरु में आप पढ़ रहे हो दोस्तों, और अगर आपको अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना आता है, अगर आपको अपने चीजों को जो सीखा है आपने उसको एक्चुअली देखिए अपन बताते हैं कि यहाँ पर ठीक है जो प्रिपरेशन होती है ना दोस्तों, वो 2 टाइप से करते हैं। वन इज कॉल्ड ठीक है स्टैटिक प्रिपरेशन एंड अदर इज कॉल्ड डायनेमिक प्रिपरेशन। और स्टैटिक प्लस डायनेमिक जो करता है ना दोस्तों वही सक्सेसफुल होता है, ये बात पक्की समझ लो। क्योंकि स्टैटिक वो होती है ना जो आप स्कूल में करते हो कि आप पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो। आज आपने क्वाड्रेटिक किया, 10 दिन बाद क्वाड्रेटिक खत्म हुआ, उसके 10-15 दिन बाद आप भूल गए। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस किया, उसके 10-15 दिन तक सीक्वेंस प्रोग्रेशन चला, उसके बाद 10-15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, आप भूल गए। वो स्टैटिक प्रिपरेशन होता है दोस्तों। लेकिन हम लोग बात करते हैं डायनेमिक प्रिपरेशन की। हम लोग आपको कुछ भी भूलने नहीं देंगे। क्लियर? और आप भी कसम खा लो कि मैं कसम खाता हूं मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एजी सर को फॉलो करने वाला हूं, मैं माई गुरु को के जो कंसेप्ट है स्टैटिक प्लस डायनेमिक वाला उसको फॉलो करने वाला हूं। तो अगर मैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं कुछ नहीं भूलूंगा। डायनेमिक प्रिपरेशन में क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो टॉपिक्स आपने कर रखे हैं उनका रिवीजन साथ साथ में चलता रहता है।
थ्रू द प्रॉब्लम्स, है ना। तो आप जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आते रहते हैं तो आपको आदत हो जाती है हर टॉपिक के प्रॉब्लम को हर समय सॉल्व करने की, और इसी को बोलते हैं दोस्तों डायनेमिक प्रिपरेशन। और ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजीज होती है जो दोस्तों जो कोटा अप्लाई करता है, बहुत सारे कोटा के इंस्टीट्यूट्स अप्लाई करते हैं और वहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन करने क्या जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए अपन ने, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रखे हैं, मानते हैं कि नहीं, बोलिए। सबसे पहले अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रखे हैं। फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टैन थीटा, एंड फोर्थ होता है दोस्तों, ठीक है, कॉसेक थीटा, है ना। तो अपन, ठीक है, फोर्थ जो होता है वो कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक थीटा में होता क्या है दोस्तों कि भाई कॉसेक थीटा जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा into sin theta equals to 1, है ना। दिस इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगा, अपन ब्रेक लेंगे और उस समय आप लोग अपने डाउट पूछ पाएंगे, है ना। कोई भी दिक्कत आएगी अगर आपको तो आप अपना डाउट पूछ पाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई इशू होगा मैं रुकूंगा भी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करने के बाद अभी मैं रुकने वाला हूं। तो cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। Identities are equations which are satisfied by common domain। common domain पे ध्यान दीजिएगा भाई, which are satisfied by common domain। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई यहां पर कितने टर्म्स हैं, cosec थीटा, दूसरा टर्म क्या है sin थीटा। तो इन दोनों का जो डोमेन है ना, इसका cosec थीटा का एक डोमेन होगा, साइन थीटा का एक डोमेन होगा। तो यहां पर इसका जो कॉमन डोमेन है ना दोस्तों, डोमेन मेरे ख्याल से सब समझते होंगे, और अगर नहीं समझते तो मैं समझाता हूं आपको। कॉमन डोमेन जो होगा ना उसके लिए ये आइडेंटिटी सैटिस्फाइड होगी। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपसे बोले भाई कि डोमेन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे यार कि डोमेन का मतलब है कहीं पर भी कोई फंक्शन अपने पास है ना। फंक्शन जो होता है ना दोस्तों एक मशीन की तरह होता है। अब इसमें ये जो इनपुट आप डालते हो, मशीन में जो इनपुट डालते हो ना उसी को डोमेन कहा जाता है। मशीन में जो इनपुट आप डालोगे उसको डोमेन कहा जाएगा। और जो यहां से आउटपुट निकलेगा, एक इनपुट आप डालोगे और जो आउटपुट निकलेगा दोस्तों उसको रेंज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा भाई फंक्शन क्या है, एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है, क्लियर। और मशीन में थोड़ी देर से के लिए बोल देता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। सपोज एक मशीन है अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो मशीन है जिसमें कोई भी इनपुट आप डालो तो उसका स्क्वायर बाहर आता है। लाइक अगर आपने इनपुट डाला x इक्वल्स टू 1 तो आउटपुट आया y इक्वल्स टू 1। आपने इनपुट डाला x इक्वल्स टू 2 तो आउटपुट आया y इक्वल्स टू 4। आपने इनपुट डाला x इक्वल्स टू 3 तो आउटपुट आया y इक्वल्स टू 9। तो इनका जो सेट है ना, ये जो इनपुट्स का जो सेट होगा, सेट ऑफ इनपुट्स को डोमेन कहा जाता है, क्लियर। तो यहां पर बोल देता हूं दोस्तों जो सेट ऑफ इनपुट्स है उसी को डोमेन कहा जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं यहां पर y इक्वल्स टू fx को मशीन बोल दूं, लाइक जैसे साइन थीटा को आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू साइन x, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू कॉसेक x, क्लियर। तो इसका मतलब यहां पर x के प्लेस पर, है ना, x के प्लेस पर जो भी आप रख सकते हो उसको sin x का डोमेन कहा जाएगा। और y इक्वल्स टू कॉसेक x में x के प्लेस पर जो आप रख सकते हो उसको कॉसेक x का डोमेन कहा जाएगा। राइट, मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को। क्या इतना क्लियर है पहले बताइए।
जल्दी से एक बार चेक करिए भाई, ठीक है, थम्स अप करना है सभी को। आपको पता है, ठीक है, जूम में, ठीक है, रिएक्शंस करके एक आपके पास नीचे ऑप्शन आता है, रिएक्शंस पे जा करके आप थम्स अप कर सकते हैं, और ना, या फिर आप हैंड रेस तो डाउट में करेंगे, थम्स अप ठीक रहेगा, या ताली बजा सकते हैं, ऐसे करके ताली बजाना भी चलेगा, मतलब जो आपको रिएक्शन से दिख रहा हो उसको आप कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, तो आपको, ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब अपन, ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, अपन समझेंगे, है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप देखो, रट लो इस चीज को कि डोमेन का मतलब है इनपुट्स, डोमेन का मतलब है इनपुट्स। सिद्धार्थ को कोई डाउट है क्या? सिद्धार्थ को अनम्यूट करना जरा, या सिद्धार्थ आपको अनम्यूट कर रहे हैं, जल्दी से पूछे कोई डाउट है तो। सिद्धार्थ बेटे, आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको कोई डाउट है तो जल्दी। राइट, तो यू आर, इट इज क्लियर टू यू, आपको क्लियर है बेटे? ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट भाई बच्चों, ठीक है, अपन आज आगे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, फिर से देखते हैं एक बार। डोमेन, आपको जैसे ही कोई बोलता है डोमेन, तो आप बोलो इंटरवल ऑफ एक्स। डोमेन बोले तो इंटरवल ऑफ एक्स, नंबर एक बात। डोमेन बोले तो सेट ऑफ इनपुट्स। डोमेन बोले तो वो नंबर्स जो फंक्शन ले सकता है। डोमेन बोले तो वो नंबर्स जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। या डोमेन बोले तो सेट ऑफ एक्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड। क्लियर? तो वो सारे के सारे एक्स जिनके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है उसको डोमेन कहा जाता है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई, ठीक है, वाई, यहां पर ये जो सेट ऑफ इनपुट्स आ रहा है, ये एक्स इक्वल 1 2 3, ये सब इनपुट्स हैं और ये डोमेन में जाएंगे। और ये जो y इक्वल्स टू आ रहा है, लाइक ये जो सेट बन रहा है ना दोस्तों, ये y इक्वल्स टू 1 4, ऐसे अगर अपन लिखें 1 4 9, ऐसे जितने भी स्क्वायर्स आ रहे होंगे, तो ये जो सेट बनेगा ना दोस्तों, ये रेंज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? रेंज। तो रेंज का मतलब है, रेंज को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो रेंज को आप लिख सकते हो सेट ऑफ आउटपुट्स। तो सेट ऑफ आउटपुट्स को रेंज कहा जाता है। क्लियर? तो अपन, ठीक है, आते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर से वहीं पर चलते हैं। तो अपन, ठीक है, यहां पर बात कर रहे थे, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, डिफरेंस, ये cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इसको चेक करिए। cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस हैं जो कि अपनी कॉमन डोमेन में सेटिस्फाई होती हैं फॉर ऑल एक्स या ऑल थीटा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि cosec थीटा क्या है? cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा है, समझिएगा। और आपको पता है कि भाई जो डिनोमिनेटर होता है ना दोस्तों, ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, ध्यान रखिए। कभी भी डिनोमिनेटर के प्लेस पे अगर कहीं पर रखा हुआ है y इक्वल्स टू fx अपॉन gx, अगर कहीं पर ऐसे डिफाइंड है y इक्वल्स टू fx अपॉन gx, तो ये जो gx है ना दोस्तों, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई gx जो है डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है, ये कभी भी 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, तो आप बोलोगे भाई gx कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर gx 0 हो गया तो ये y अनडिफाइंड हो जाएगा। fx अपॉन gx जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। ध्यान रखिए, कभी भी अगर fx ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे आपने 0 पुट कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब है कि भाई वो x जिसको रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो गया है, उसमें ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो गया है। अनडिफाइंड का मतलब है कि वो x का वैल्यू इसकी डोमेन में नहीं हो सकता, वो x का वैल्यू इसकी डोमेन में नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसका मतलब जैसे आपने कहा, और दूसरा एक और रीजन बताता हूं आपको, मजेदार बात बताता हूं, एक कहानी सुनाता हूं आपको कि होता क्या, देखो 0 जो है वो भारत की खोज है। आपको पता है आर्यभट्ट साहब ने 0 की खोज की थी। क्लियर? तो जो 0 है ना, वो इंडियंस कंट्रीब्यूशन है, कहना चाहिए वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो नेचुरल नंबर्स है वो बाहर के लोगों के हैं, और 0 जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे भाई आर्यभट्ट साहब ने 0 की खोज की, तो हमने कहा भाई 0 हमारा है और भारत माता की जय, जय हिंद, है ना। तो भाई अपन बोलते हैं भाई 0 किसका है? अपना इंडियंस कंट्रीब्यूशन। तो भारत माता की
जय, तो हम 0 को नीचे नहीं रखने देंगे, हम 0 को नीचे नहीं रखने देंगे, क्योंकि भाई भारतीयता की बात है ना, ये भारतीयता की बात है ना। हम इंडियन है और हमने वहां पे कंडीशन लगा दी भाई 0 हमारी देन है और 0 इंडियंस की खोज है और हम इसको नीचे नहीं रखने देंगे। और जो भी अमेरिकन, यूरोपियंस, जो भी कंट्रीज के लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, दादा भाई मान लेते हैं तुम्हारी बात और 0 को नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया। अब अपन उन्होंने कहा भाई 0 को नीचे, तो जब भी आपको कभी ऐसा दिखाई दे, जैसे आप देखो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, खड़क आंखों में चमक, कि भाई ये डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत माता की जय। क्लियर? अब अपन ये हमेशा चाहिए, जब भी मेरी क्लास में मैं आपसे बोलूंगा कि भाई y इक्वल्स टू fx अपॉन gx, डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगी, तो आपको चिल्ला के बोलना है भारत माता की जय। क्लियर? तो अपनी कंडीशन हो गई दोस्तों भारत माता की जय। इस कंडीशन का नाम रख लेते हैं। तो ये gx ना हमारा 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही sin थीटा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। और आपको पता है sin थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो, या 180 डिग्री हो, या 360 डिग्री हो, या उसके बाद जो पाई के मल्टीपल्स होते हैं, इनफैक्ट नेगेटिव में भी हो सकता है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। इन सारे केसेस में जो थीटा जो है ना, अगर ये सारा 0 हो गया, पाई हो गया, पाई वगैरह तो मेरे ख्याल से समझते होंगे सभी, है ना। आपको पता है कि भाई जो पाई होता है दोस्तों, ठीक है, वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है ना। आपको पता होगा 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता है। तो पाई रेडियंस जो होता है ना, वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ऐसा एक्चुअली जो एंगल्स होते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है तो। वे एंगल्स जो होते हैं दोस्तों, वो 3 यूनिट्स में डिफाइंड होते हैं। नंबर 1 डिग्रीज, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। नंबर 2 रेडियंस, ये भी काफी पॉपुलर है। और एक होता है ग्रेड्स। ग्रेड्स उतने पॉपुलर नहीं होते हैं, बट ग्रेड्स भी एक 3rd यूनिट है जिसपे एंगल्स को डिफाइन किया सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर कोई बोलता है पाई बाई 2 रेडियंस क्या होगा, तो आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली 90 डिग्रीज। क्लियर? तो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों कि भाई साइन थीटा जो है हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा को डिफाइंड होना है। कॉसेक थीटा को अगर डिफाइंड होना है तो क्या नहीं होना चाहिए? साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। साइन थीटा 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भारत माता की जय। क्लियर? तो यहां से अपन को ये सब हटाना पड़ेगा। तो अब अपने पास इसका जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ डियर फ्रेंड्स। तो जो डोमेन है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा, अगर डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा की बात करूं तो आ जाएगा दोस्तों r माइनस एन पाई। एन पाई क्या है बोलिए? n जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n हमारा -1 हो सकता है, n हमारा -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। तो कॉसेक थीटा का डोमेन तो ये हो गया। और साइन थीटा के डोमेन की अगर बात की जाए कि साइन थीटा का डोमेन क्या है, वो है r। साइन थीटा सब कुछ लेता है। साइन थीटा में आप थीटा के प्लेस पे कुछ भी पुट कर सकते हो। क्लियर? तो साइन थीटा सब कुछ लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो डोमेन होगा दैट बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है अगर आपसे कोई बोलता है दोस्तों कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू -1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं, तो आप बोलोगे दोस्तों है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ r माइनस एन पाई के लिए। अगर आप इसमें 0 रख दोगे तो ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्या मतलब? ये वैनिश कर जाएगी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब एन पाई पर ये अनडिफाइंड है। तो एन पाई पर अपन बात नहीं करते हैं, और एन पाई के अलावा हर एक वैल्यूज पर अपन बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी होता है। नेक्स्ट होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अपन इन दोनों आइडेंटिटीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका दोस्तों होमवर्क है। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 ये किस डोमेन के लिए डिफाइंड होगा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 ये किस डोमेन के लिए डिफाइंड होगा। ये दोनों चीजें मैं आपसे पूछूंगा। तो मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स का ब्रेक लूंगा। आपको चेक करना है, कहीं पर डाउट है तो पूछना है, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है नोट कीजिए। अपन 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं। सो यस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है अपन नेक्स्ट भाई यहाँ पर आ जाते हैं।
कि ये जो अपन बात कर रहे थे कि भाई जो आपने अभी कर रखा है, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने कर रखा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सबको पता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा दोस्तों, ये 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में सब लर्न करते हैं, 10th में भी यूज होता है। क्लियर? तो आप देखो इसको याद रखने का तरीका जो 9 10th में अपन पढ़ते हैं, एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं दोस्तों कि भाई साइन थीटा इसका जो न्यूमरेटर है परपेंडिकुलर और इसका न्यूमरेटर है बेस, इसका न्यूमरेटर है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पी बी पी न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, ये आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन का फॉर्मूला है, ये कॉस का फॉर्मूला है और ये टैन का फॉर्मूला है। और बाकी आपको पता है कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है आपका, सेक जो होता है डियर फ्रेंड्स, सेक आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर? टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। तो अगर आपको 3 फॉर्मूले याद है, साइन कॉस टैन, अगर 3 फॉर्मूले याद है, या साइन कॉस टैन में आप कंफर्टेबल हो, या साइन कॉस टैन का सारा काम आपको पता है, तो आप सेक कॉसेक और कॉट की आराम से बैंड बजा सकते हो। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब कंसेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा फिर कोई लफड़ा। तो इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। और मैथमेटिक्स जो है ना दोस्तों, वो सुनने से नहीं आती है, करने से आती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। आपने सुन रखा होगा, हिंदी में भी है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो इसलिए ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। मैथ्स में प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट बनता है और फिर उन्हीं कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रॉब्लम बनता है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट बैठी का बनाते हैं, इसी में मैं बात करने जा रहा था, है ना। तो नेक्स्ट बैठी का अपन यहां पर जल्दी से इसको अपन देख लेते हैं। तो ये पी बी पी न्यूमरेटर आ गया और यहाँ पर ये जो h है हाइपोटेन्यूज बेस, ये अपन ने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। और इसको याद रखने का तरीका जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं, दैट इज पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एंड HHB हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पीबीपी, हिंदुस्तान हरा भरा, HHB। दिस इज ठीक है, दिस इज द मेथड टू मेमोराइज दीज फॉर्मूले। क्लियर? तब नेक्स्ट बेट अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी में आगे अपन बात करते हैं कि ये ठीक है डोमेन और रेंज आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर अपन आ गए क्वाड्रेंट सिस्टम में, है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम में आ रहे हैं अपन। तो क्वाड्रेंट सिस्टम पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर आता हूँ इस डायग्राम में। तो क्वाड्रेंट सिस्टम सभी को पता है ना कि भाई ये अपने पास ठीक है, इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। एम आई राइट? तो इसको अपन ठीक है चारों क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। आपको पता है ऑल, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। Here all trigonometric ratios are positive. In second quadrant sine and cosec are positive. Second quadrant में sine and cosec positive होता है। Third quadrant में cos और sec positive होता है। Am I right? No. तो अपन ठीक है यहाँ पर ठीक है, हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान भी रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, राइट? और यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। और इसको याद रखने का तरीका हो सकता है दोस्तों, इसको याद रखने का जबरदस्त तरीका होता है। इसको अपन बोल सकते हैं ASTC, है ना। ASTC, ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर स्टूडेंट्स, T फॉर टेक एंड C फॉर कॉफी। क्लियर? तो इसको ठीक है याद रखने का मेथड है दोस्तों। ठीक है, जब अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। क्लियर? तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये अपन को याद रखने का तरीका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने ये कर रखा है दोस्तों, है ना, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे आपको पता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, ठीक इसी में एक और छोटा सा काम करते हैं, जबरदस्त काम करने वाले हैं अपन। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना दोस्तों, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हो। ये रोटेशन है दोस्तों, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एक दूसरी तरह का रोटेशन हो सकता है यहाँ पर,
एक ये रोटेशन होगा दोस्तों, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, कोई चक्कर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा, बिकॉज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्लियर? तो आपने को बहुत केयरफुली काम करना है, लग करके काम करना है, क्योंकि आपको पता है अपना नारा है जियो जेई। अपना नारा क्या है दोस्तों? जियो जेई, है ना, आपके मन में हमेशा रहना चाहिए जियो जेई हमारा नारा है, और ये जेई 2022 या 2021 हमारा है, और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा फोकस जो है ना सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, और किसी भी चीज पर अपने को ध्यान नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? तो अपन ठीक है, यहाँ पर दूर जरूर है अपन, लेकिन एकदम पास है ना, एकदम पास है। यहाँ पर क्लास में जो भी चल रहा है सब आपस की बात है। तो कहीं पर भी कोई डाउट होगा, अभी मैं 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेने वाला हूँ और आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। हिम्मत एकदम अपने को, मतलब हौसला एकदम बुलंद रखना है और हिम्मत रखना है, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। इंसान में हिम्मत है तभी भगवान भी उसकी मदद करता है। तो नेक्स्ट बैटिक अपन आते हैं, यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात करने जा रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने वाला हूँ आपके लिए, है ना, बहुत ही जबरदस्त काम करने वाले आपको, है ना। आपको पता है कि एजी सर से ज्यादा ख्याल आपका कोई नहीं रख सकता, तो इसलिए ठीक है मैं आपके लिए बेहतरीन एक टेबल बना देता हूं दोस्तों, और इतनी जबरदस्त टेबल बना रहा हूं कि आपको जब ये टेबल समझ आ जाएगी या टेबल आपके पास आ जाएगी तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। इससे बहुत आसानी से आप पकड़ लोगे कि क्या चीजें आपको यहां पर यूज करनी है। तो सबसे पहले रूल क्या आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज का मतलब है एंगल नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने रोटेट किया, जैसे आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ना डियर फ्रेंड, तो ये एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और यहां पर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया डियर फ्रेंड, तो ये एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। मतलब यहां पर अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 से जब आप यहां पहुंचोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये -90 डिग्री बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना यार, अब थोड़ा सा ध्यान लगा देना दोस्तों, इसमें पब्लिक बहुत लफड़ा करती है। मैं बस आपको यही बता सकता हूं, यही मेरे एक्सपीरियंस का फायदा है आपको जो मिलेगा, क्योंकि 1 लाख से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे मैंने पढ़ा रखे हैं, है ना, तो इसलिए आपको यही फायदा मिलेगा। मैं एडवांस में बता दूंगा आपको कि यहाँ पे लफड़ा होने वाला है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा। क्लियर? तो अपन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं दोस्तों क्वाड्रेंट लिख देता हूं। क्लियर? और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यहां पर लिख रहा हूं क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर अपन ठीक और आगे देखेंगे क्या बनाते हैं। तो नेक्स्ट बैटिक जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहां पर आता है 0 से 90 डिग्रीज आएगा। जबकि आप जैसे फोर्थ, यहां पर देखिए समझिएगा ध्यान से कि जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो पहले आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, जब आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो पहले फोर्थ आ रहा है ना। जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो क्या होता है दोस्तों, पहले फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फोर्थ आता है। राइट? क्लियर? और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो पहले फोर्थ आता है, देन थर्ड आता है, देन सेकंड आता है, देन फर्स्ट आता है। ध्यान रखिए। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ पहले आ रहा है। फोर्थ क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप -90 डिग्री पहुंच रहे हो, और आपको पता है -90 डिग्री छोटा होता है। आपको पता होगा कि -90 डिग्री इज लेस देन 0 डिग्रीज, क्योंकि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी स्मॉलर द नंबर। जैसे जैसे आप नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे नंबर छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, -180 डिग्री जो होगा वो लेस देन होगा -90 डिग्री के। और आपको पता है जब अपन कोई भी ब्रैकेट यूज करते हैं, चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो चाहे वो क्लोज्ड ब्रैकेट हो, क्लोज्ड हो दोस्तों ठीक है, या ओपन हो, तो ओपन के केस में यहां पर छोटा लिखते हैं ना, यहां पर क्या लिखते हैं दोस्तों, लोअर लिमिट बनाते हैं यहां पर। क्लियर? ये लोअर लिमिट आता है, और यहां पर जैसे मान लीजिए ए और बी अगर मैं लिख दूं तो ए जो होगा वो लोअर लिमिट होगा, और जो बी होगा ना दोस्तों ठीक है, ये अपर लिमिट होगा। बी बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। तो यहां पर छोटा लिखते हैं लेफ्ट में, और राइट में बड़ा लिखते हैं। क्लियर? तो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 0 डिग्री, यहां पे 0 से -90 मत लिख देना, पब्लिक लफड़ा कर देती है। तो यहां पर आएगा -90 डिग्री से 0 डिग्री। फिर आपने एक और स्टेप आगे मूव किया, चलो जी आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा हौसला बुलंद रखेंगे और हिम्मत से काम लेंगे, क्योंकि गिव अप नहीं करने का। क्लियर?
जेई का तैयारी करना है तो हार नहीं मानना है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे अब देखो माइनस ये प्लस का 90 डिग्री है। क्या है दोस्तों? प्लस का 90 डिग्री। ये है माइनस का 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री से प्लस 180 डिग्री। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट पे जब आप पहुंचोगे तो यहां पर आ जाएगा 90 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। जबकि आप जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होगे तो पहले थर्ड आएगा। तो यहां से आप माइनस 90 डिग्री से जा रहे हो माइनस 180 डिग्री। क्लियर? तो माइनस 180 डिग्रीज टू माइनस 180 डिग्रीज टू माइनस 90 डिग्रीज आ रहा है। क्लियर? तो माइनस 180 डिग्रीज टू माइनस 90 डिग्रीज आ रहा है। तो ये अपन ठीक है, ये ब्रैकेट बना लेते हैं अपन, है ना, कहीं कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो माइनस 180 डिग्रीज टू माइनस 90 डिग्रीज आ गया। क्लियर? अब आपने और रोटेट किया, देखो मैं दोनों डायरेक्शन में जा रहा हूं यार धीरे धीरे। फिर आपने रोटेट किया भाई, तो अपन आ गए यहां पर, ये देखिए ध्यान से, ये अपन थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है डियर फ्रेंड्स, 180 डिग्रीज टू 270 डिग्रीज। क्लियर? और नेक्स्ट बेटिक अपन जब क्लॉकवाइज रोटेट किए तो पहले कहां आए थे? फोर्थ में, फिर कहां आए? थर्ड में, फिर कहां जाएंगे? सेकंड में। क्या बात है? तो अब अपन सेकंड में जाने वाले हैं। सेकंड में कहां पहुंचे हैं दोस्तों? माइनस 90 माइनस 180, अब अपन पहुंच रहे हैं माइनस 270। तो इसका मतलब आपको पता है छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। इसलिए छोटा मतलब बड़ा नेगेटिव नंबर, जो दिखने में बड़ा लगता है लेकिन नेगेटिव होता है तो हो जाता है वो छोटा। क्लियर? और जो पॉजिटिव में बड़ा दिखता है वो बड़ा ही होता है। क्लियर? लेकिन जो पॉजिटिव में बड़ा दिखता है वही बड़ा होता है, लेकिन जो नेगेटिव में बड़ा मैग्नीट्यूड होता है जिसका, वो छोटा नंबर हो जाता है। क्लियर? तो अपन यहां पर बात करते हैं, अब एक और चक्कर अपन रोटेट करते हैं भाई। ठीक, अपन यहां पर जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आओगे, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया है, ये देखिए, तो 270 से 360 क्या जा रहा है दोस्तों? 270 से 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज। क्लियर? और जब आप इस पे रोटेट करोगे फोर्थ को, जब आप रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो, ये है ना फोर्थ नंबर पे ये रोटेट कर रहा है। यहां पर क्या था बोलो जल्दी से? माइनस का 270 डिग्रीज। क्लियर? यहां पर क्या रहा है? माइनस का 360 डिग्रीज। तो यहां पर दोस्तों आ जाएगा माइनस 360 डिग्रीज टू माइनस 270 डिग्रीज। क्लियर? तो ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। जब अपन रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पहुंच रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, जबकि अपन रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो पहुंच रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू, मैं बोलता हूं भाई माइनस हाफ, है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, अगर मैं आपसे पूछूं और उसके बाद मैं आपको थीटा दे देता हूं, थीटा बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई 2 से 0, है ना, माइनस 2 पाई टू 0। ये क्वेश्चन है आपका और मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करें। तो 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और ये सब समझने के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप एक बार नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, थीटा बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 0। आपको आंसर देना है चैट बॉक्स पे, आपको फटाफट आंसर देना है। हाँ, ये सौरभ को कोई डाउट है? सौरभ कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। सौरभ, डू यू हैव एनी डाउट? सर माइक ऑन नहीं हो रहा। माइक किस? हाँ बताएं। सर हाँ थर्ड वाला। हाँ बोले बेटे। सर थर्ड वाला। अच्छा थर्ड वाला कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? यस सर। नहीं यस सर तो ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज। देखो जी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, फिर से घुमा देते हैं। सौरभ के लिए घुमाते हैं इस बार भाई। यहां पर देखिए, ठीक है भाई, फर्स्ट, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये घुमा है, सेकंड क्वाड्रेंट ये बोल रहे हैं भाई थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट जब घूमेगा तो एक्चुअली देखो ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री है, और ये जो है ना पूरा, जब आप ऐसे रोटेट करके आओगे तो ये बनेगा 270 डिग्रीज, है ना। आपको पता है एक क्वाड्रेंट बोले तो 90 डिग्रीज, तो ये 270 डिग्रीज बन रहा है। इसका 180 डिग्री से 270 डिग्री अपने को जाना है। कहां जाना है बेटा? 180 डिग्रीज से 270 डिग्रीज। तो ये अपन ने थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है 180 डिग्री से 270 डिग्रीज। आप मेरे को सौरभ बताइए फटाफट जल्दी से, डाउट क्लियर हुआ आपका? सौरभ जल्दी बताइए बेटा, डाउट क्लियर हो गया आपका?
ओके राइट। अब देखो अपन, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिया था साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। थीटा बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 0, है ना, ये अपन को डिस्कस करना है। आता हूं मैं अभी, है ना। इससे पहले अपन, ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार, ये अपन, ठीक है, टेबल चेक कर लेते हैं जल्दी से, है ना। इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ये टेबल अपन ने अभी डिस्कस किया है, ये मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया से समझाया। मैं चाहता इस टेबल पे भी समझा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेंट ड्रॉ करके, एक एक एंगल ड्रॉ करके, रोटेट करके बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया है। और आपको पता है ये सब अपन ने कर लिया है, कर लिया है ना दोस्तों। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत तेज आवाज आई है मेरे को, यस बोला है सभी ने। तो नेक्स्ट पे, ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन, ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि भाई ये एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि भाई क्वाड्रेंट सिस्टम अपने को समझ आ गया है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम अपन ने समझ लिया है। इसके बाद अपन को कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है, कन्वर्ट करना अपन सीख लेंगे अभी क्वाड्रेंट से। और अब अपने पास नेक्स्ट अपन जो जा रहे हैं ना, वैल्यूज ऑफ थीटा निकालने में जा रहे हैं। अपने को पता है थीटा टेकन पॉजिटिव इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड थीटा इज टेकन नेगेटिव इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ये अपन ने कर लिया है। और ये एक बार फिर से एक बार डायग्राम में छोटा सा रीकैप ले लेते हैं, ना, एक छोटा सा रीकैप। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, क्या बात है। ये आपके पास आ रहा है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। देख लीजिए फटाफट, क्लियर। अब अपन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करने जा रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेट किया 0 से माइनस 90, माइनस 90 टू माइनस 180, माइनस 180 टू माइनस 270, माइनस 270 टू माइनस 360। ये सब अपन ने कर लिया है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स और वाई, एक्स एक्सिस ये नेगेटिव है और वाई एक्सिस ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव आता है दोस्तों, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए प्लस माइनस आता है ना। ये सब अपन ने कर लिया है। अब मैं आता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। तो अपन, ठीक है, बात करने जा रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, देन फाइंड 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 पाई। समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। जैसे साइन थीटा, अगर मैं आपसे बोलूं भाई, ठीक है, साइन थीटा, पहले मैं एक क्वेश्चन अलग से करके दिखाता हूं आपको। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, थीटा बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 0 रखा है, मान लीजिए ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और एक है थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये सेकेंड पार्ट हो गया, क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं भाई साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा इक्वल्स टू, जल्दी से आंसर दीजिए जरा। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई थीटा बिलोंग साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई समझते हैं ना आप लोग, 0 से 360 डिग्रीज, एक ही बात है। 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई मतलब 360 डिग्रीज, है ना, ये होता है 2 पाई का मतलब। तब मेरे को फटाफट बताइए भाई, ठीक है, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है तो थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक बार मैं चैट बॉक्स पे वेट कर रहा हूं, ब्रिजमोहन, रोहित, आनंदी, है ना, आनंदी नाम है, एंड अंकित, सभी लोग जल्दी से चेक करिए दोस्तों, जल्दी से चेक कर लीजिए फटाफट। ब्रिजमोहन जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, इसके लिए बताओ। अच्छा, पहले इसके लिए बताओ, 0 to 360 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर हाफ क्या होगा। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ क्या लेंगे 0 से 360 के लिए, बताओ जल्दी से फटाफट। ओह, एक आंसर आ रहा है 30 डिग्रीज। और बताइए भाई, सौरभ ने भी लिखा है 30 डिग्रीज, ब्रिजमोहन ने भी लिखा है 30 डिग्रीज। और बताइए बेटा, 30 डिग्री इज अ रॉन्ग आंसर। 30 डिग्री जो है ना, इट इज अ रॉन्ग आंसर। 30 डिग्री इज नॉट अ राइट आंसर, समझिए ध्यान से। और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। यही तो देखिए दोस्तों, जेई और बोर्ड्स में यही डिफरेंस है। जो 9th 10th में आप लोग पढ़ के आते हो ना, 9th 10th में जो पढ़ते हो, मैं ये नहीं कहता हूं गलत पढ़ते हो ना, लेकिन पूरा नहीं पढ़ते हो। गलत वो भी है जो पूरा नहीं है। सौरभ, रोहित ने लिखा है 60 डिग्री। 60 डिग्रीज भी, 60 डिग्रीज तो बिल्कुल ही गलत है भाई। 30 डिग्रीज जो था वो गलत नहीं था, इनकम्प्लीट था, लेकिन 60 डिग्रीज तो गलत है, क्लियर। तो मैं आपको चलो बताता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू आप कैसे करना चाहिए। तो अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 1, चेक द क्वाड्रेंट। चेक द क्वाड्रेंट, है ना। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करिए कि किस क्वाड्रेंट पे साइन, ये जो साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है, ये किस क्वाड्रेंट पे हो सकता है।
तो जैसे ही आपने बोला कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, खड़क, आंखों में चमक, भाई चार चीजें बेहद जरूरी है। अगर आपको क्लास में सीखना है और आपको जेई को फोड़ना है तो चार चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, आंखों में चमक। दूसरी चीज है चेहरे पे मुस्कुराहट। जब आपको समझ आ जाए वैसे भी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कुछ भी हो खुश रहिए। तो जैसे आपको समझ आ गया, आप चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हाथों में हलचल, अगर मैं क्वेश्चन दूं खटाखट सॉल्व करने में लग जाइए, बैठे मत रहिए। कोई भी चीज नोट करनी है जल्दी से नोट करिए, तो इसलिए हाथों में हलचल जरूरी है। और दिल में आग, चौथी चीज है दोस्तों, दिल में आग। दिल में जेई के लिए आग लगी रहनी चाहिए, जियो जेई अपना नारा है। तो ये चार चीजें बेहद जरूरी है जेई स्टूडेंट के लिए, अगर आपको वाकई सक्सेस चाहिए तो। क्लियर? तो नेक्स्ट बनाते हैं। देखो जैसे ही आपने देखा साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, खड़क, आंखों में चमक, कि भाई साइन थीटा पॉजिटिव ले रहा है। पॉजिटिव ले रहा है तो कहां होगा बोलिए भाई? पॉजिटिव अगर ले रहा है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा या सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं भाई? या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, क्योंकि साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका स्टेप नंबर 1 बोलता है या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। अब स्टेप नंबर 2 समझिए। स्टेप नंबर 2, आप यहां पर अगर माइनस होता, ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में, बस आप वेट करिए। अगर यहां पर माइनस भी होता ना डियर फ्रेंड, तो भी अपन माइनस को हटा देते। माइनस हो या प्लस हो, आप दोनों को हटा दीजिए, आप सिर्फ प्लस रखिए। और प्लस रख करके पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए। ये वाला जो एंगल है ना, ये सबसे छोटा वाला एंगल, जो एंगल आप लोग आंसर करते हो, जैसे जो आंसर किया आपने 30 डिग्री, मेरी बात समझिएगा, जो आपने 30 डिग्री आंसर किया है ना, वही एंगल की बात कर रहा हूं मैं, वो अल्फा में बोल रहा हूं। इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं। अल्फा क्या है समझिएगा, अल्फा एक्यूट एंगल ले रहा हूं मैं। अल्फा क्या ले रहा हूं दोस्तों? एक्यूट एंगल ले रहा हूं। अल्फा में क्या ले रहा हूं बोलो? 90 डिग्री ले रहा हूं। एंगल अल्फा में क्या ले रहा हूं? वो वाला एंगल ले रहा हूं जो आपको पसंद है। विच एंगल डू यू लाइक द मोस्ट? जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो एंगल आपके सबसे पहले दिल से निकलता है, कहना चाहिए। जैसे आपने कहा भाई साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो सबसे पहले उछल करके मन करता है अपन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बोल दे। क्लियर? तो वो अगर आपसे कोई बोलता है साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, तो उसके लिए अल्फा क्या है? तो अल्फा आप बोलोगे वो एंगल जिसको उछल करके आंसर करने का मन करता है, या जिसको सबसे पहले बोलने का मन करता है। तो वो आंसर वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है ना, अल्फा वो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अल्फा वो है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे मतलब आपको, मुझे नहीं, मुझे तो सब पसंद है। क्लियर? तो भाई बेसिकली ठीक है, अल्फा वो है। तो अल्फा इसका मतलब है एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ इस रे का सबसे छोटा वाला एंगल। और यहां पर भी ये भी अल्फा है। क्लियर? तो इसका यहां पर अल्फा जो है ना दोस्तों 30 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, तो इसके लिए अल्फा बराबर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अल्फा बराबर 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो अब आपने जब बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। क्लियर? भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैं आपको दिखाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज इस टेबल को अपन कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा जो होता है वो अल्फा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा जो होगा वो अल्फा होगा। क्लियर? और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। कैसे? समझिएगा भाई, अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, समझते जाना यार ध्यान से भाई, ये आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट पे ये आपका एंगल अल्फा है। तो जब आप रोटेट करके आओगे, रोटेट तो आप ये पूरा करोगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको रोटेट तो पूरा करना पड़ेगा। तो रोटेट आपको ये पूरा एंगल रोटेट करना पड़ा इस रे तक पहुंचने के लिए। तो समझिएगा ध्यान से, वो थीटा कौन है? थीटा कौन है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है। तो इसका मतलब ये अल्फा बच गया। यहां पर टोटल एंगल यहां तक कितना होता? पाई, उसमें से बच गया अल्फा, तो यहां पर आ गया पाई माइनस अल्फा। और ये सब देखना एक दिन अभी आपको रट जाएगा। जब रट जाएगा ना फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ऐसे ही जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे, समझिएगा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट पे जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट पे आप यहां पर पहुंच गए, अब आपने रोटेट करना शुरू किया। फिर से रोटेट कहां से करोगे भाई? रोटेट तो वहीं से करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। भाई रोटेट तो वहीं से करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ऐसा तो है नहीं कहीं बीच में से रोटेट करने लगेंगे। तो रोटेट अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही करना है। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से रोटेट करते हो और ये एंगल आपका अल्फा है,
यहां तक आपका पाई था, तो ये टोटल आप कितना रोटेट कर रहे हो दोस्तों, पाई प्लस अल्फा रोटेट कर रहे हैं अपन। कितना रोटेट कर रहे हैं, पाई प्लस अल्फा। तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू है पाई प्लस अल्फा। ये मैं थीटा की बात कर रहा हूं, तो पाई प्लस अल्फा अपने पास आ रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये पाई प्लस अल्फा अपन के पास आ गया। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां बना दूं भाई, यहां बना देता हूं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट भाई ध्यान रखना कहां पर क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ये ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा हूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, सही बात है, क्लियर। तो अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा की बात करूं, सबसे पहले तो समझो ये अल्फा है, ये अल्फा है। अल्फा बोले तो एक्यूट एंगल, अल्फा बोले तो वो एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करता है, मतलब सबसे छोटा एंगल, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ सबसे छोटा एंगल, और अल्फा मतलब लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल, क्लियर। तो ये यहां से आपने इतना पूरा रोटेट किया और ये एंगल आपका अल्फा आ रहा है, सही। तो ये अपन अगर पूरा रोटेट कर जाते यहां से एक्स एक्सिस तक, ये पूरा 2 पाई हो जाता, क्लियर, ये पूरा का पूरा 2 पाई हो जाता, नहीं, तो यहां पर ये 2 पाई हो जाता। यहां से अगर मैं रोटेट करता तो ये 2 पाई होता, तो 2 पाई में से अल्फा माइनस कर दीजिए, तो ये 2 पाई माइनस अल्फा हो गया। तो मेरी बात समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, टैन थीटा इक्वल टू -1/√3, कुछ भी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से मैं रिकैप लेता हूं छोटा सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा बराबर अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब अपन आते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो ये प्रॉब्लम रखा है अपन के पास, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या आ रहा था, स्टेप नंबर 1, चेक द क्वाड्रेंट वेयर दिस थीटा लाइज। मतलब अपन को ये देखना है साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। पकड़ ली बात, क्लियर, ओके। तो ये तो अपने को समझ आ गया, बोलो हाँ या ना, पक्का हाँ, क्लियर। अब नेक्स्ट बैठी के देखो S2, सेकंड स्टेप ये आ रहा है। अब सेकंड स्टेप में साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ है, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, क्लियर। लेकिन जाना कहां है, फर्स्ट में या सेकंड में। तो स्टेप 3, अब आंसर लिखोगे फर्स्ट में अपन बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो आपका आंसर आ रहा था ये सही है, ये सही है बेटा, बट ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको पता है आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 2 आएंगे। आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 2 आएंगे, आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 2 आएंगे। वो अपन ऐसे भी सोते सोते भी बोल सकते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर हाफ है, 0 से 2 पाई दिया हुआ है। 0 से 2 पाई का मतलब एक एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब एक एक बार है। 0 से 2 पाई में सब एक एक बार आया है। फर्स्ट एक बार आया, सेकेंड एक बार आया, थर्ड एक बार आया, फोर्थ एक बार आया, सब एक एक बार आया है। तो इसका मतलब फर्स्ट में भी साइन थीटा बराबर हाफ होगा, सेकेंड में भी साइन थीटा बराबर हाफ होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता कि साइन थीटा बराबर हाफ कितनी बार होगा या थीटा की कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए साइन थीटा बराबर हाफ होगा, तो आप बोलोगे 2, एक फर्स्ट के लिए एक सेकेंड के लिए। एक तो बात ये हो गई। अब वो वैल्यूज होंगी कौन सी, 60 डिग्री होंगी, 30 होंगी, क्या होंगी। तो अपन को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो 30 डिग्री होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने अभी आपको सिखाया था थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। पाई बराबर क्या है बोलो जी, 180 डिग्री। पाई बराबर क्या है, 180 डिग्री। अल्फा बराबर क्या है, 30 डिग्री। तो यहां से आंसर आ गया जी 150 डिग्री, है ना। यहां से आंसर आ रहा है 150 डिग्री। तो अपन खड़ाक से लिख लेते हैं आंसर 150 डिग्रीज। तो 2 आंसर्स आए दोस्तों, ठीक है, 30 डिग्रीज एंड 150 डिग्रीज। बस एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। और डेमो में बेटा आप लोग को यही चेक करना होता है कि आपको जो पढ़ रहे हैं आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी अपन 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। 30 सेकेंड का ब्रेक है। ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, तो इसको आपको सॉल्व करना है। नंबर 1, ये स्टेप्स आपको लगाने हैं, क्लियर। और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ये तीनों काम आपको करने हैं, क्लियर। सो यस डियर स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है बताइए। यस डियर स्टूडेंट्स, एक आंसर आया है 210 एंड 330 डिग्रीज। बहुत बढ़िया। एक अंकित का आंसर आया है 210 एंड 330 डिग्रीज। अभी चेक कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन क्या था वो गया ना, तो क्वेश्चन ठीक है फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू -½ था एंड थीटा जो था दोस्तों ठीक है दैट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई था, है ना, यही था क्वेश्चन। तो अपन ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है देखिए भाई ये क्वेश्चन अपने पास जल्दी से समझिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 भाई, स्टेप वन क्या है बोलिए भाई, साइन थीटा इक्वल टू -½ है। आपको चेक करना है कि ये जो साइन थीटा इक्वल टू -½ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है ये क्या लेगा, नेगेटिव अपने को दिया है तो ये किस क्वाड्रेंट पे होगा। तो आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू -½ या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा दोस्तों या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। कहां होगा भाई, साइन थीटा नेगेटिव है, ध्यान रखो साइन थीटा नेगेटिव है तो या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। क्लियर, स्टेप 1 हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। स्टेप 2, अगर ये थर्ड या फोर्थ में होगा, क्लियर, तो उस केस में अपन ये कह सकते हैं भाई या तो थर्ड में या फोर्थ में। अब साइन थीटा अल्फा निकालना है, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, वो फिर से 30 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको मैंने समझाया है साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए भाई आपको नेगेटिव हटा देना है, आपको नेगेटिव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए अल्फा है वही साइन थीटा इक्वल टू -½ के लिए अल्फा है, समझ लीजिए इस बात को। क्लियर, तो आपने नेगेटिव साइन हटा दिया तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, सबसे पहले जो उछल के वाला एंगल होता है जो आपके सबसे पहले दिमाग में आता है या जिस एंगल से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्लियर, तो वो वाला एंगल आ गया। ठीक है, यहां पर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। क्लियर, तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए जो अल्फा है वही साइन थीटा इक्वल टू -½ के लिए, मेरी बात समझिएगा ना, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू -½ क्वेश्चन में है लेकिन नेगेटिव साइन को अपन देखते नहीं है, अपन साइन थीटा इक्वल टू, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो आपको दिया हुआ है ना दोस्तों, ये साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ के लिए जो अल्फा है वही साइन थीटा इक्वल्स टू -½ के लिए अल्फा। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा आप, इन दोनों के लिए अल्फा सेम होगा। क्लियर, अब आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये जो टेबल अपन ने बनाई थी खटाखट चेक कर लेते हैं भाई। ये जो अभी अपन ने टेबल बनाई थी उसमें चलिए जल्दी से, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ रहा है पाई प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए क्या आ रहा है 2 पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए क्या आ रहा है पाई प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए क्या आ रहा है 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर, तो यहां से अपन ठीक आ जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे थर्ड के लिए भाई स्टेप नंबर 3 आंसर पे जा रहा है, थीटा इक्वल्स टू थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा, तो पाई होता है 180 डिग्रीज, अल्फा है 30 डिग्रीज, तो इसका ना 210 डिग्रीज, बिल्कुल सही आंसर है अंकित का। और नेक्स्ट ठीक है दूसरा एक और आंसर आ रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री। क्लियर, और अल्फा क्या है 30 डिग्री, तो इसका मतलब 330 डिग्रीज। अगर आप चाहो तो भाई अल्फा को π/6 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अल्फा इक्वल टू π/6 होगा क्योंकि आपको पता है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है। क्लियर, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होता है और इसी तरह से 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्रीज होता है। वो यूनिटरी मेथड लगा करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो अपन ठीक है बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, और डेमो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है डियर फ्रेंड्स की कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। और नंबर 2 एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, ये जो बैच अनाउंस हो रहा है इस समय, ये सिर्फ 40 स्टूडेंट्स के लिए बैच अनाउंस हो रहा है, जिसमें जो भी बच्चे आएंगे वो सारे 40 स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए ये बैच अनाउंस हो रहा है। और इसमें कई सारे एडमिशंस हमारे पास हो चुके हैं और ये एक स्टार बैच बनेगा जिसको हम आगे तक लेकर के जाएंगे और इसमें से हम बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है हमारे लिए। सो ठीक है, अगर जो भी आपके स्टूडेंट्स, जो आपके जो भी दोस्त हो या जो भी आपके जानने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हो, उनको एक बार बोलिए कि आकर के माई गुरु पे उनकी पढ़ाई देखें और एक बार चेक करें, है ना, कैसे क्या हो रहा है। दूसरा आपको गाइड वाला फंडा मैंने बता ही दिया है। तो नेक्स्ट अपन मिलते हैं दोस्तों फिर से कल क्लास में अपनी, है ना, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे महेश सर की क्लास कर रहे होंगे। ये फिर से क्लासेस का टाइम टेबल आपके पास पहुंच जाएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, अनम्यूट कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करिए भाई, इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ राइट, ब्रिजमोहन का भी आंसर सेम आया है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सो ठीक है गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, रेज योर हैंड्स। कुछ बच्चे तीसरी क्लास आते आते थक जाते हैं बेचारे, सुबह बैठ जाते हैं बेचारे 3:30 बजे से, तो उनको बेचारों को थकान हो जाती है। थकना मना है दोस्तों, हारना मना है, थकना मना है। जेई अगर करना है तो रुकना मना है कि नहीं? क्लियर? तो दोस्तों ठीक है, दूसरा
हाँ बोलिए बोलिए ब्रिज मोहन बेटा। अच्छा अच्छा, डेटा थोड़ा सा बढ़वाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा डेटा बढ़वा लीजिएगा तो काम चल जाएगा। और लाइव क्लासेस से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो भी डाउट्स है वो तुरंत आपको क्लियर करने को मिल जाता है ना, तो ये अच्छी बात है इसमें। और कोई डाउट है तो बोलिए, एनी अदर डाउट? आई होप मजा आया होगा आपको, है ना। थर्ड क्लास है तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ा करिए, है ना, अच्छे से खा पी के बैठा करिए आराम से। और फिर जब पेड कोर्सेज हो जाएंगे तो आपको 10-10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, तो आप लोग स्नैक्स वगैरह ले पाएंगे, है ना। चलो जी, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए।